हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा होगा। आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है, आज हम जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की ट्रायंगल चैप्टर और 6.2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 6.2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें कंसेप्ट की आवश्यकता होती है, उन सभी के सभी कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। अगर आप ये कंसेप्ट को, अगर आप इस 6.2 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लेते हैं जो कि मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आपको कैसे क्वेश्चन करना है इस एक्सरसाइज के 6.2 के, वो आप तुरंत क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये वीडियो अवश्य देखना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं आगे ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये कम से कम 1 घंटे के करीब ये वीडियो होने जाएगा। क्योंकि भाई हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करते हुए यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हमको इसमें इस वाले वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है भाई, तो आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। हम देखेंगे कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए अगर हमको दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाना है तो। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करेंगे और क्या होता है। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि भाई इसका जस्ट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और जब दोनों हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, मतलब थ्योरम जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है 6.1 और 6.2, उन थ्योरम्स के ऊपर हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है एग्जाम्पल में, वो हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। और जब इतना हम सब लोग कर लेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे भाई, एक्सरसाइज के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं भाई यहाँ पे हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल से, ठीक है। क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल TRIANGLE, ठीक है। तो भाई हम लोग बात किए थे, जस्ट याद करिए 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। उन वीडियो में हम क्या बात किए थे कि हमारे पास कोई भी 2 ट्रायंगल दिया गया है। जैसे मान लेते हैं भाई कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल क्या है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया गया है यहाँ पे, PQ और R। हम कब बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं भाई, हम कब बोल पाएंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। उसके लिए हमको 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता था। पहला कंडीशन क्या होता था भाई यहाँ पर कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ये इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। मतलब पहला कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है ना भाई। चलिए, तो अगर हमको दिखाना है कि भाई 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं, जब पहला कंडीशन क्या होता है कि इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब अगर ये एंगल A है तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये एंगल P है। एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है। एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भाई, एंगल R है। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात क्या यहाँ पे कि भाई दूसरी बात यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी बात क्या बोलता है कि भाई इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए या फिर सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ रेशियो आर इन सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, सेम मात्रा में होने चाहिए। मतलब क्या भाई, मतलब क्या कि देखिए यहाँ पर क्या है
कि ए सी, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है भाई, सी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल आर है, मतलब एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी है, एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे ए सी अपान में कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बी अपान में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आर क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए अपान में क्या हो जाना चाहिए क्यू पी हो जाना चाहिए। तब क्या होंगे दो, हम क्या कर पाएंगे, दो ट्रायंगल के हम सिमिलर बोल पाएंगे। तो याद रखिए ये चीज हम लोगों ने बात कर चुके थे कि भाई कब दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर बोलते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए। दूसरा, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के ये साइड है और इनके रेशियो आपस में क्या हो जाए, जब इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई कि वो दो पॉलीगन आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर फिगर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, कि अगर मान लीजिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन ना दिया गया हो, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया गया हो, मतलब क्या, देखो अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो मैं एक चीज यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ क्या, कि मैं अब इसको लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू का साइन यही होता है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अरे ये बात समझ में, मतलब कि अगर ये तीन कंडीशन ये और तीन कंडीशन ये, 6 कंडीशन जब आपस में क्वालिफाई करता है, तब हम बोलते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर मान लो इतना आपको इंफॉर्मेशन ये ट्रायंगल वंगल ना देकर बस आपको ऐसा बोला जाए कि भाई ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ ये दिख जाता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इससे भी आपको 6 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और वो 6 इंफॉर्मेशन क्या है, तो भाई जब भी आपको कहीं दिखे कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो यहां पर भी 6 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहला क्या, डेफिनेटली एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल एक्स के बराबर होगा, एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल वाई के बराबर होगा, एंगल आर किसके बराबर होगा, एंगल जेड के बराबर होगा। पहली चीज पहला 3 कंडीशन हुआ यहाँ पे, फिर 3 चीजें इनमें से और निकलेगा, मतलब यहां पर भी क्या निकला कि एंगल पी एंगल एक्स के बराबर है, एंगल क्यू एंगल वाई के बराबर होगा, एंगल आर एंगल जेड के बराबर होगा। देखिए हम अभी इधर की तरफ कुछ नहीं देख रहे हैं, बस हमको गिवन में क्या है, गिवन में बस अगर हमको ये चीज लिखा हुआ कहीं दिख जाएगा तो इससे हमको यहाँ पर 6 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 3 ये और 3 क्या भाई, इनके साइड्स के रेशियो आपस में क्या होने चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब कि पी क्यू अपान में एक्स वाई, पी क्यू अपान में एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपान में वाई जेड, क्यू आर अपान में वाई जेड इज इक्वल टू पी आर अपान में एक्स जेड। मतलब 3 कंडीशन ये हो गया और 3 कंडीशन ये हो गया। टोटल हमको यहाँ से 6 इंफॉर्मेशन निकल के आनी चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, कुछ भी कहीं पर अगर आपको सिमिलर का साइन दिख जाता है तो कहीं ना कहीं वो 6 चीजों से होकर ही गुजरा होगा, मतलब 6 कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा ही होगा यहाँ पे। तो जब आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जाए तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं, जब आपको ये दिया जाए तो आप ये बोल सकते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले भी क्लास में कर चुके थे, याद करिए। जब 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो हमने कंसेप्ट का वीडियो बनाया था उसमें यहां पर डिटेल में बात किया गया था। अब हम इसके आगे मूव करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में यहां पर दिया गया है क्या कि 6.1 थ्योरम। क्या दिया गया है भाई, 6.1 थ्योरम, और उस थ्योरम को बोला गया है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोला गया है वहां पर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, पहले तो उस चीज को हम लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे और इसके बाद हम उस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम यहाँ पे बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना चीजें के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीजों के बारे में क्लियर हो गया है तो आगे की तरफ हम मूव करते हैं, और आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, थेल्स थ्योरम। तो चलिए भाई स्टेटमेंट वहां पे लिख देते हैं, और हम क्या करते हैं उस चीज को सबसे पहले मैं अपने मन के अंदर अपने
तन के अंदर उस चीज को पहले बैठाते हैं कि आखिर वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, उस चीज का प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं क्या यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझते हैं। और ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है और आगे आने वाला जो थ्योरम है जो कि बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये दोनों थ्योरम के ऊपर सारी की सारी क्वेश्चन बेस्ड है आपको। तो इस थ्योरम को आपको दिलो दिमाग गुद्दे फेफड़े में आपको कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको ट्रायंगल समझना है तो चलिए भैया बिना वीडियो में लेट किए हुए चलते हैं, इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और आपके एनसीईआरटी में थ्योरम 6.1 करके लिखा है। इस थ्योरम को एकदम गहराई में समझेंगे। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करे पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। तो ये लीजिए, हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। ट्रायंगल नाम दे देते हैं यहाँ पर ABC। तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी हम क्या कर रहे हैं कि कहीं से भी एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे होंगे जो कि कोई ना कोई लाइन पैरेलल किसी ना किसी साइड्स के होगा ही होगा। तो भाई एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल, तो मान लीजिए BC के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल के दोनों साइड को क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे D है और ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, E है। दोनों अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों साइड के। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। तो भाई जो पॉइंट दोनों पॉइंट D और E इस AB और AC को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, अगर मैं इनका क्या निकालूं भाई, इनका रेशियो निकालूं, मतलब AD और DB का रेशियो निकालूंगा, वही किसके बराबर होगा, AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मेरा मुद्दा आपको समझाना है, तो कैसे भी आपको बढ़िया से समझाना ही पड़ेगा। तो समझो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल, यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर क्या PQR मान लेते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया और एक R हो गया। और मुझे एक और ट्रायंगल यहाँ पर बनाने दीजिए, और यहाँ पर ट्रायंगल क्या हो गया भाई, यहाँ पे X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, X Y और Z हो गया। मैंने क्या किया कि भाई हमने क्या किया, थ्योरम को पढ़ा, थ्योरम को पढ़ के हमने फिगर को जानने की कोशिश की, फिगर जानने की कोशिश किया। यहाँ पर समझो क्या कि अगर मैं कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कि एक ट्रायंगल के साइड्स के पैरेलल वो लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भाई, DE पैरेलल टू BC है। यहाँ पे क्या है, DE पैरेलल टू BC। आप लोग बोल सकते हैं क्या कि मैं ऐसे ना ड्रॉ करके मैं क्या ड्रॉ करता हूं, मैं PR के क्या करता हूं, इस बार मैं यहाँ पे नाम को एक ही रखता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को क्या कर पाओ भाई, रिलेट कर पाओ। तो नाम को मैं एक ही रख देता हूं। यहाँ पर इसको भी हम नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं BC, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी B, यहाँ पर भी C। ठीक है, अब आप लोग क्या बोलोगे, मैं इसके पैरेलल लाइन ना खींच के मैं खींच सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे एक पैरेलल लाइन खींचना है तो मैं ऐसे भी तो लाइन खींच सकता हूं। मैंने एक लाइन खींच दिया यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है भाई, ये भी दो ट्रायंगल के, मतलब ये भी दो साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इनका जो रेशियो होगा, मतलब दो साइड को जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो दो साइड को जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे नाम देते हैं यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर क्या D, और इसको नाम दे दिए यहाँ पर क्या E, किसी को भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, हो सकता है हमने यहाँ पर क्या किया है कि DE पैरेलल टू AC लाइन खींचा है। हो सकता है आप बोलो कि भाई ऐसे लाइन खींचो, तो लो भाई ऐसे भी लाइन खींच दिए यहाँ पे। इस बार क्या है, ये D हो गया और ये क्या हो गया, E हो गया। तो इस बार क्या है, DE पैरेलल टू AB बोले जाए, BA बोला जाए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर मैं ट्रायंगल में मैं क्या करूँ, कोई भी एक पैरेलल लाइन किसी साइड से खींच दूं, तो यहाँ पर DE पैरेलल टू BC है, यहाँ पर DE पैरेलल टू AC है, यहाँ पर DE पैरेलल टू AB है। तो आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो साइड के जो पॉइंट दोनों साइड्स के ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इन दोनों साइड्स के अगर हम रेशियो लें, रेशियो मतलब क्या, AD और DB का जो रेशियो लूंगा वो किसके बराबर होगा, AE अपान में EC के बराबर होगा।
यहां पर क्या बोला गया है, अब मैं इस यहां पे लगाता हूं कि अगर आप लाइन ऐसे खींचे हैं DE पैरेलल टू AC, इफ DE पैरेलल टू AC देन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि अगर ये देखो इसी को तो दो भागों में बांट रहा है ना, इसी साइड्स को तो दो भागों में बांट रहा है यहाँ पे, तो इन जो दो साइड को, इन साइड को जो भाग रहा है वो सेम प्रोपोर्शन में बांटेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि BD अपान में DC इज इक्वल टू BE अपान में EA हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी कर सकते हैं कि अगर DE पैरेलल टू AB हो, DE पैरेलल टू AB हो, इसका मतलब कि भाई ये जो साइड को जो दो भागों में बांट रहा है इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अगर मैं यहां पर लूँ, रेशियो मतलब क्या, CD अपान में DB इज इक्वल टू CE अपान में EA, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कब, इफ DE पैरेलल टू BA देन उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, दोनों साइड्स के रेशियो है भाई CD अपान में DB इज इक्वल टू CE अपान में EA, आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। तो आपको थ्योरम तो अच्छे समझ में आ गया। थ्योरम क्या बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें एक लाइन खींचूं जो कि दोनों साइड को अलग अलग जगह पे कट कर रहा होगा, तो जो दोनों पॉइंट को अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, इनके साइड्स की अगर मैं रेशियो लूंगा तो वो साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। ये क्या था, हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब मैं क्या करना जा रहा हूं, मैं इसी थ्योरम को क्या करूंगा, मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा। तो मैं किसी एक को यहां पर ले लेता हूं और उस थ्योरम को आपके सामने प्रूफ करता हूं, क्योंकि ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, चाहे मैं इसको प्रूव करूं, चाहे मैं इसको प्रूव करूं, चाहे मैं इसको प्रूव करूं, बात सबके केस में क्या है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को हटा के मैं एक ही चीज को प्रूव करता हूं यहां पे। ठीक है, मैं क्या प्रूव करता हूं कि भाई इसको मैं प्रूफ करता हूं क्या, देखो इसमें जो प्रूफ क्या करना है यहां पर, ये आपको क्या है, गिवन है। ये आपको क्या है, एक चीज गिवन है आपको क्या, कि इफ DE पैरेलल टू BC, अगर आपको DE पैरेलल टू BC दिया गया है तो आपको प्रूफ क्या करना है, AD अपान में AE इज इक्वल टू EC अपान AE अपान में EC, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ को हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फिगर में मुझे क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। और वो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ B को E से और C को D से। ज्वाइन BE एंड क्या भैया, CD, ज्वाइन कर दिए BE को और CD को ज्वाइन कर दिए। अच्छा, एंड और क्या किया हमने, एंड ड्रॉ मैंने क्या किया, E से AB पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसा हमने क्या कर दिया भाई, खींच दिया। तो ये क्या हो गया, आपस में परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे। एंड ड्रॉ E, इसको नाम देते हैं यहाँ पर क्या, M। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AB एंड यहाँ से मैं एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये N नाम दे देते हैं यहाँ पर क्या, एंड DN परपेंडिकुलर टू किस लाइन पे भाई, यहाँ पे AC पे। हम लोगों ने क्या किए, सिर्फ और सिर्फ दो कंस्ट्रक्शन किए। और दो कंस्ट्रक्शन वो क्या किए, मैंने क्या किया, पहले तो इसको ज्वाइन किया BE को और CD को ज्वाइन किया, और हमने क्या किया, इस AB पे EM क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर लाइन डाला यहाँ पे, ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। और DN क्या किया, इस AC लाइन पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान समझिए, मैं क्या करने वाला हूँ, एरिया निकालने वाला हूँ। कौन सा ट्रायंगल का भाई, ADE का मैं एरिया निकालने वाला हूँ यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भाई, ADE का मैं एरिया निकालने वाला हूं यहां से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगर मैं निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 1/2 बेस क्या है भाई, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं कहाँ से देख रहा हूँ भाई, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए ये ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा, AD इनटू हाइट क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से देखूंगा, इसी चीज़ को मैं इधर से देखूंगा, तो मेरे लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ
ट्रेंगल ए डी ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ ऑफ, और इस बार बेस क्या आएगा इस ट्रेंगल के लिए, इस ट्रेंगल के लिए बेस क्या आ जाएगा ए ई आ जाएगा, बेस ए ई इंटू हाइट क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर हाइट आ जाएगा एन इंटू डी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? एकदम सर, एकदम मजा आ गया एकदम। चलो भाई, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे और एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने की जो आवश्यकता पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इस एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा भाई, अब एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाल रहा हूँ डी बी ई डी, या बोला जाए डी ई बी। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी निकालूंगा, डी ई बी निकाल ले रहा हूँ। और एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाल ले रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से डी ई बी निकाला हूँ, यहाँ पर ई डी सी निकाल देता हूँ। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा निकालूँ, ई डी सी निकाल लेता हूँ। तो देखिए भाई, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी में ये ट्रेंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो बेस क्या होगा मेरे लिए, बेस बी डी हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा भाई, बी डी इंटू, अब हाइट इस ट्रेंगल का क्या होगा, हाइट ट्रेंगल का क्या होगा, तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो मान लेते हैं भाई हमारे लिए ये क्या है, एक ट्रेंगल है, ये क्या है, एक ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल का बेस ये हो गया, और हाइट क्या होगा, हाइट अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा तो ये इस ट्रेंगल का क्या हो जाएगा, हाइट होगा। मतलब हाइट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ लाई कर रहा है, बाहर की तरफ लाई कर रहा है। तो वैसे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये ट्रेंगल देखो बी डी ई को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसका भी परपेंडिकुलर हाइट कहीं ना कहीं बाहर लाई करेगा और बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो देखो इसका जो परपेंडिकुलर अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं यहाँ पर, तो ये हो गया क्या, हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे ये लाइन हुआ, तो हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू एम, किसके लिए, इस वाले ट्रेंगल के लिए। हाइट क्या होगा, हाइट ई एम हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, ई इंटू एम हो जाएगा। आई होप आपको दिखा होगा, मैं एक बार यहाँ से फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी ट्रेंगल है, और वो ट्रेंगल कैसा है भाई, तो देखो अगर वो ट्रेंगल मान लेते हैं ऐसा एक ट्रेंगल है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा ए बी सी, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी इंटू, अब हाइट क्या हो जाएगा, अब हाइट में ये थोड़े लूंगा, हाइट ये हाइट नहीं होगा। हाइट निकालने के लिए मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगा और इसको मिलाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा n इंटू सी, ये हाइट होगा। इसीलिए इस ट्रेंगल के लिए हाइट निकालना क्या हो जाएगा, ये तो बेस बी डी बेस हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा, तो ई एम क्या हो जाएगा, इस ट्रेंगल के लिए ये हाइट हो जाएगा। तो ई एम क्या हो गया, ई एम इस वाले ट्रेंगल के लिए ये हाइट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं निकालूँ ट्रेंगल ई डी सी के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, ये वाला ट्रेंगल लिया हूँ, ट्रेंगल कौन सा भाई, ई डी सी लिया हूँ, यहाँ पर कौन सा लिया हूँ, डी ई सी लिया हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। इधर से अगर मैं देख रहा हूँ तो इधर से अगर मैं देख रहा हूँ तो बेस क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, ई सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तब इस वाले ट्रेंगल के लिए अब हाइट क्या हो जाएगा, एन इंटू डी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान समझिए, मैं क्या कर देने वाला हूं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं डिवाइड कर देने वाला हूं। इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर देने वाला हूं, डिवाइड कर देने वाला हूं। आप इक्वेशन बना के भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं शॉर्टकट में ए आर से समझा देता हूं कि ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ये पी जैसा दिख रहा है लेकिन ये क्या है, डी है। डी ई बी इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और ई एम से ई एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मुझे मिला, ए डी अपान में बी डी मिल गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और एन डी से एन डी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ए ई अपॉन में ई सी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और यहाँ पर देखो ई डी सी है। इसका मतलब कि अगर मैं ये दोनों बराबर कर दूं तो काम हो जाएगा, और मैं ऐसे तो बराबर कर नहीं सकता हूँ। तो याद करो, एक आप लोगों ने थ्योरम पढ़े थे क्या, थ्योरम में क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से कि भाई अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, कौन सा, डी ई बी को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो देखो डी ई बी को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे लिए, ये हो जाएगा हमारे पास डी ई बी को मैं डी ई
बी, ये क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। अच्छा ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ई डी सी को, अगर मैं ड्रॉ करूँ ई डी और सी को ड्रॉ करूँ तो एक बात ध्यान समझो, ये हमारे पास ई डी एक क्या हो जाएगा, ई डी, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो अब ये वाला ट्रायंगल कौन सा, डी ई, और ये कौन सा है भाई, डी ई सी, डी ई, एक सेकेंड यहाँ पे, डी ई बी, डी ई बी, देखो यहाँ पर भाई डी ई बी, ये वाला देखो, ये वाला जो ट्रायंगल इसका बेस क्या है, डी ई बेस है, ठीक है, वेरी गुड। डी ई सी का भी बेस क्या है, यही है। अगर कॉमन एक बेस हो, एक कॉमन बेस से दो ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर रहे हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, डी ई एंड बी सी क्या है भाई, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल के जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। फिर से मैं एक बार स्टेटमेंट बोल रहा हूं क्या, कि सेम बेस पे दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं जिनका बेस क्या है, डी ई सेम है, और ये जो सेम बेस है डी ई और वो एक नीचे देखिए लाइन एक बी सी है, तो डी ई और बी सी आपस में पैरेलल है, तो आपस में इनके जो एरिया होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, मैं एनसीईआरटी में इस चीज़ को आप लिख देता हूँ कि क्या लिखा गया, उस चीज़ को वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नोट दैट ट्रायंगल कौन सा भाई, यहाँ पर बी डी ई, चाहे बी डी ई बोले चाहे डी ई बी बोला जाए, डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, दोनों क्या है भाई, दोनों का बेस एक है और दोनों के दोनों ट्रायंगल दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा हो तो इसका एरिया आपस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो नोट दैट ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल ई डी सी आर ऑन द सेम बेस पे है, आर ऑन द सेम बेस में है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है, क्या पर है भाई, सेम एंड बिटवीन शॉर्टकट में बिटवीन को ऐसा लिखते हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो भाई इनके एरिया आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी के बराबर हो जाएगा। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी और ई डी सी आपस में बराबर हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं डी ई बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ई डी सी लिख सकता हूँ। यहाँ पे आ रही है बात समझ में, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई बी को मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल क्या भाई, ई डी सी विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ए डी अपॉन में बी डी हो जाएगा। अब ये इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ये हमारे पास ये देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों के एलएचएस आपस में क्या है, बराबर है। दोनों के एलएचएस आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो क्या इनके आरएचएस आपस में बराबर होंगे, तो डेफिनेटली बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट ए ई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं यहाँ पर क्या कि जब इनके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होंगे। इसका मतलब कि ए डी अपान में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। ए डी अपान में बी डी, ए डी अपान में चाहे बी डी को ऐसे लिख सकते हैं, डी बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बी डी को लिख सकते हैं, डी बी भी लिख सकते हैं। तो ए डी अपान में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान में ई सी।
आ रही है बात समझ में। अब देखो ये चीजें हम लोगों ने क्या प्रूव किए हैं, बार बार प्रूफ करने के चक्कर में हम लोग असली थ्योरम का स्टेटमेंट ही भूल जाते हैं, लेकिन आपको मैं भूलने नहीं दूंगा। ये याद रखिए स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक ट्रेंगल है, कोई भी एक ट्रेंगल है और आपको बोला जा रहा है ट्रेंगल मान लेते हैं ABC। आई होप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आपको सही जगह पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ पे जगह थोड़ा सा बचा हुआ है। चलो इसमें बताता हूँ यहाँ पर क्या है भाई कि भाई अगर हमारे पास कोई ट्रेंगल है ABC और आपको दे दिया है कि गिवन में क्या दे दिया है, यहाँ पे गिवन में दिया है कि DE पैरेलल टू क्या है, BC है, DE पैरेलल टू BC है। मतलब जब भी आपको पैरेलल दे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये साइड इसके साइड के पैरेलल है, जब भी आपको पैरेलल दे वहां पे तुरंत अप्लीकेबल क्या हो जाता है भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जब भी आपको ट्रेंगल में बोला जाए कि ये साइड इसके पैरेलल है तो तुरंत झटाक से क्या करना है भाई, AD अपन में DB इक्वल टू AE अपन में EC करना है। क्या करना है, सुने नहीं, AD अपन में DB इक्वल टू AE अपन में EC तुरंत हो जाएगा। तुरंत हो जाएगा कब, जब आपको ये चीज दिया हो, तब कोई एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो तुरंत वहां पे मैं बोल सकता हूं क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। तो दिस इज लिख देता हूं क्या, दिस इज BPT शॉर्टकट में लिखते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इसका पूरा नाम लिख के आना है और वो नाम क्या है भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। आप देख सकते हैं मैं वहां पे लिखा हूँगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब चलते हैं यहाँ पर क्या, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिए, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिए क्या कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड दूसरे साइड्स के पैरेलल है तो दोनों साइड्स के जो रेशियो होते हैं आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक चीज हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, लास्ट जो प्रूफ है इस पूरे एक्सरसाइज का, लास्ट जो प्रूफ है क्या, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दो थ्योरम को अगर आपको दिले दिमाग गुद्दे फेफड़े में स्टोर हो जाता है, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आर गिवन इन द NCERT टेक्स्ट बुक। आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट नहीं लगेगा जब आपको ये सब चीजें क्या हो, पता हो। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं भाई कि वो कंसेप्ट नहीं समझाते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन के माध्यम से तुरंत आप उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं और वहां पर बच्चों को बस समझने में दिक्कत हो जाती है, वो तुरंत मिला नहीं पाते हैं आखिर ये चीज आई तो आई कहां से। लेकिन मेरा कर्तव्य यही है कि आपको NCERT के ईच एंड एवरी लाइन्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्यूशन, मेरी हड़बड़ी कोई नहीं रहती है भाई, मेरा हड़बड़ी में कोई रिश्ता नाता नहीं होता है कि भाई कंप्लीट करा दो हाउ टू कंप्लीट होल NCERT, हाउ टू कंप्लीट होल ट्रायंगल इन 6 मिनट 10 मिनट। मैं चाहूँ तो वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल इरादा नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि हर एक ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपके दिमागों तक पहुँचे, और वो दिमाग कैसे पहुँचेगा, यहां से पहुंचेगा। और इस चीज को मैं ऐसे लिख दिया हूं तो भाई मेरा मेहनत बेकार मत जाने देना, इसे अपने नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन करो। और आगे की तरफ मूव करते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो चलिए भाई इसी को इरेज करते हैं, और इरेज तो करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत मेहनत लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक इरेज नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या करना है, 6.1 की जगह पे थ्योरम क्या कर देना है 6.2, और यहाँ पे क्या कर देना है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इन सभी को मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। बस इसमें इस बार क्या होगा कि अब देखो इसमें क्या दिया गया था कि एक लाइन इस लाइन के पैरेलल दिया गया था, तो ये चीजें हो रही थी, ये DE पैरेलल टू BC था तो ये चीजें हो रही थी। और कन्वर्स का मतलब होता है जस्ट इसके उल्टा, अगर आपको ये चीज दिया है तो प्रूफ करो कि ये इसके पैरेलल होगा। आ रही बात समझ में। तो भाई सीधा प्रूव करना सीख लिए हैं, उल्टा कौन सी दे रही है, चलिए इसको प्रूव करते हैं छटाक से। तो चलिए भाई इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम भाई बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लेकर। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो वो क्या बोलता है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक हमारे पास क्या है भाई, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं A, B और C। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो मान लेते हैं कोई लाइन है, वो लाइन क्या है भाई, यहाँ पे D और E लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस में क्या लिख देंगे क्या हम कि DE इज अ लाइन दैट
divide other two sides of a triangle, other two side of a triangle क्या ए बी सी डी ई एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के दो साइड्स को क्या कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब क्या कि आपको इस बार गिवन में क्या दे दिया है, गिवन में दिया है कि ए डी अपान में जो डी बी है वो किसके बराबर है, ए ई अपान में ई सी, ये आपको गिवन दे दिया है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है दो साइड्स ट्रायंगल के सेम रेशियो में, तो प्रूव करिए कि ये जो लाइन होगा थर्ड साइड के क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ क्या करना है हमको भाई, प्रूफ क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी क्या करना है हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, उड़ा के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या माना यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना कि लेट, हमने मान लिया क्या कि डी ई एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रहा है अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी को, और इस सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा, तो हमको प्रूव क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी हमको क्या करना है, प्रूव करना है। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, हम क्या कर लेते हैं भाई यहाँ पे कि एक लाइन मानते हैं, एक हम क्या कर लेते हैं, लाइन मानते हैं जो कि क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं भाई कि ये हम मान लेते हैं, क्या मैं मान लेता हूँ कि भाई एक दूसरी लाइन है यहाँ पर, ये एक लाइन डी ई है। देखो डी ई पैरेलल टू बी सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने क्या माना यहाँ पे, मैंने माना कि ये जो है भाई डी ई डैश क्या है, पैरेलल टू बी सी है। ये जो लाइन हमने कैसे भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ये लाइन हमने क्या किया, कैसे भी ड्रॉ किया गया है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में क्या है, डी ई एक लाइन है। अब ऐसा थोड़े बोल रहा है कि ये इसके पैरेलल ही है, भाई पैरेलल तो हमको प्रूफ करना है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन यहाँ पर ऐसे ले लिया। अब क्या करना है, ये जो लाइन लिए हो यही आपको दिखाना है कि थर्ड साइड के आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम क्या कर ले रहे हैं भाई, मान ले रहे हैं कि डी ई पैरेलल लाइन नहीं है। कौन सा पैरेलल लाइन है यहाँ पे, डी ई डैश पैरेलल लाइन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एज्यूम क्या कर लेते हैं कि लेट एज्यूम दैट लेट क्या कर लेते हैं यहाँ पर क्या कि डी ई डैश इज अ पैरेलल, डी ई डैश पैरेलल टू क्या है भाई, बी सी है। डी ई डैश मान लिया क्या यहाँ पर, वी हैव एज्यूम दैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। अब डी ई कोई भी लाइन जब दूसरे के पैरेलल हो जाती है, कोई भी लाइन जब दूसरे लाइन के पैरेलल हो जाता है, तो हम यहाँ पे तुरंत क्या बोले थे भाई कि तुरंत अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल के साइड्स के पैरेलल है तो तुरंत अप्लीकेबल वहाँ पे क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और वो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है तो मैं बोल दूंगा क्या यहाँ से कि ए डी अपान में डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपान में ई डैश सी बोल दूंगा यहाँ पे। आ रही है बात समझ में, एकदम भैया समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब ये जो दिया था इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये जो हमने मानक के प्रूफ किया इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर ध्यान से देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, दोनों के एलएचएस आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या इसके आरएचएस आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, एकदम होंगे भाई। तो यहाँ पे इसके आरएचएस बराबर कर लेते हैं, ए ई अपान में ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ई डैश अपान में ई डैश सी। अब अगर यहाँ पर अगर ध्यान से एक बात को गौर करो कि भाई ये एलएचएस आरएचएस के बराबर कब होगा, एलएचएस और आरएचएस के बराबर कब होगा, जब ये क्या हो जाए, जब ई और ई डैश आपस में जब बराबर हो जाएंगे। ई और ई डैश जो पॉइंट है, ई डैश यहाँ पर पॉइंट है, ई यहाँ पे पॉइंट है, अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट एक जगह पे आ जाता है, मतलब ई डैश अगर ई पे कोइंसाइड कर जाता है तो इसका मतलब तभी क्या होंगे, एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वरना नहीं होंगे। तो ये एलएचएस बराबर आरएचएस तभी हो पाएगा व्हेन दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगा भाई, व्हेन ये पॉसिबल तभी होगा जब ई एंड ई डैश जो है आर को इनसाइड विथ ईच अदर, को इनसाइड विथ
ईच अदर। जब एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, मतलब कि भाई जो हमने ये लाइन डी ई डैश जो लिया था पैरेलल, ये यहाँ पे ना होके कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब आपस में ये क्या हो जाएंगे, ये लाइन इस लाइन के आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब कि ई और ई डैश भाई जब कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे से, तो हम लोग बोल देंगे क्या उस समय कि जो डी ई है, जो डी ई है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, यहाँ पे बी सी के पैरेलल हो जाएगा। आई होप आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझ में आ गया है। मैं फिर से एक बार क्या करता हूं, जो दोनों थ्योरम हमने यहाँ पे सीखे हैं उन दोनों थ्योरम को आपको एक बार और रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं। रिवाइज करते हैं भाई। यहाँ पे हम लोगों ने पहली थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, और गिवन में क्या है, आपको गिवन में ये है कि भाई ये जो D और E है पैरेलल किसके है, BC के। गिवन में क्या था आपको, गिवन में ये है कि DE पैरेलल टू किसके है भाई, BC के है। तो ये क्या होता है भाई, BPT से बोल देते हैं क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बोलते हैं कि AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान में EC बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या समझे हैं, इसका जस्ट उल्टा कन्वर्स। कन्वर्स में हम लोगों ने क्या सीखे हैं, तो कन्वर्स में हम लोगों ने ये सीखे हैं कि अगर इस बार क्या दिया जाए, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है और अगर बोल दीजिए ट्रायंगल क्या है ABC, अगर आप ट्रायंगल है, आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा है, अगर ट्रायंगल ABC है और इस बार दिया गया क्या कि DE, इस बार क्या दिया गया हो कि इफ इस बार क्या दिया गया हो, इस बार अगर आपको दिया गया कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो, मतलब कि अदर टू साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल हो, मतलब इस बार जब दिया है कि AE चाहे AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान में EC, अगर आपको ये चीजें दिया गया है AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान में EC, देन हम बोल सकते हैं क्या, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। क्या बोल सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी BPT से बोल देंगे क्या कि DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो दोनों थ्योरम को आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। अब हम चलते हैं भाई इसके क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों एग्जाम्पल को इसी थ्योरम के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वीडियो में लेट किए हुए मूव करते हैं। भाई जितने भी चीज़ मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उस चीज़ को आप अपने नोटबुक में एक एक वर्ड, एक एक लाइन वैसे ही नोट करना है जैसा कि मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मुझे पता है आप मेरे उम्र के हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पे कि कोई भी लाइन अगर मिस करेंगे और कहाँ पे आप गलती करेंगे, क्योंकि मैं भी गलती वहाँ पे करा था जहाँ पे आप गलती करते हैं, इसलिए मैं आपकी गलतियों को तुरंत समझ जाता हूँ। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप क्या गलती करने वाले हैं वहां पे मैं स्पेशली वो चीज को बार बार बोलता हूं ताकि आप वहां पे गलती ना करें जहां पे जिस समय मैं गलती करता था। आ रही बात समझ में? तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लेकर। 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तीनों एग्जाम्पल को फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। चलिए भाई चलिए स्टूडेंट, तो भाई अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आ गया है। आपका भी ड्यूटी यही बनता है कि आप तुरंत वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर ले। भाई ये आदत अपने आप में पैदा कर लो, क्योंकि यही होता है मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि ए बी और ए सी को ट्रायंगल ABC में D और E पॉइंट पे कट कर रहा है रेस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू BC। एक बार और पढ़ते हैं, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC। ये जो लाइन कट कर रहा है AB और AC को, ये लाइन क्या है भाई, इसके BC क्या है, पैरेलल है। तो देखो अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले जो गिवन है, गिवन आपको मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गिवन में क्या है कि जो DE है, DE पैरेलल टू क्या दिया है आपको, BC दे दिया गया है कि भाई जो DE है लाइन वो क्या है, पैरेलल किसके, BC के है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी अपान में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान में ए सी क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करते हैं भाई, यहाँ पे प्रूफ करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो भाई देखो अब क्या है, मैंने बोला था आपको जब थ्योरम पढ़ रहे थे, तो जब भी आपको बोला जाए कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तुरंत अप्लीकेबल क्या हो जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या अप्लीकेबल होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लीकेबल हो जाता है। तो भाई बाई इफ यहाँ पर लिखते हैं क्या कि एज डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी दिया गया है, देन बाई बेसिक, मैं बार बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, एक बार लिख देता हूं, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, और इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मैं बोल सकता हूं क्या कि ए डी अपान में डी बी, ए डी अपान में डी बी इज इक्वल टू क्या है भाई, ए ई अपान में ई सी, ए ई अपान में ई सी, ए ई अपान में ई सी हमको प्रूव करना है। अरे सॉरी, ए ई अपान में ई सी बराबर ए डी अपान में ए बी प्रूव करना है यहाँ पे। अच्छा भाई हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, ए डी अपान में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान में ए सी प्रूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ अलग से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान समझो। मैं सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल करने से कोई चीज़ में तो अंतर आएगा नहीं। जैसे कि मान लो 1/2, जैसे मान लो 4/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू क्या कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे 4/2 इज इक्वल टू कितना कर दूँ यहाँ पे 3/5 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, मतलब मान लो भाई ऐसा कोई नंबर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 20/20 इज इक्वल टू 6 आ रहा है यहाँ पे। अरे बात समझ में, ऐसे मतलब लिख सकता हूँ ना कि अगर आपको दिया है A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसे ही समझ लो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो AD इज इक्वल टू BC है। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा, B अपान में A इज इक्वल टू D अपान में C, अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आएगा, BC इज इक्वल टू AD ही तो आएगा, और इसको इधर उधर करके लिख ही सकते हैं। मतलब कि रेसिप्रोकल करने से कोई चेंजेज नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑन रेसिप्रोकल क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, DB अपान में AD इज इक्वल टू EC अपान में AE। ये हमारे पास हो गया DB अपान में AD इज इक्वल टू EC अपान में AE। मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे उल्टा जस्ट कर दिया। उल्टा करने से इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या कहे हैं, देखे हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ भाई, 1 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑन एडिंग +1 बोथ दी साइड। देखो ये आपको समझ में तो अभी नहीं आएगा कि कब हम ऐड करेंगे, कब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको अभी नहीं बोल रहा हूं भाई कि मैं आ गया हूं यार, तो मैं आप कहां पे क्या चीज में फंस रहे हैं, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान लाऊंगा ही लाऊंगा। तो भाई मैं दोनों तरफ +1 ऐड कर देता हूं, तो 1 + DB अपान में AD इज इक्वल टू 1 + EC अपान में AE कर दे रहा हूँ। एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, AD + DB अपान में AD इज इक्वल टू AE + EC अपान में AE यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ AD + DB को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे AD + DB को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं AB लिख सकता हूँ, और ये नीचे AD है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू AE + EC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AE + EC को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, AC अपान में, और नीचे क्या है यहाँ पे AE है। नीचे क्या है भाई, AE है। क्या हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ नहीं हुआ है। ये प्रूफ हमको कब आएगा, मुझे प्रूफ कब आएगा ये, जब मैं क्या करूँगा, इसको भी उलट देता हूँ, क्योंकि ऊपर AE नीचे AC है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऑन रेसिप्रोकल कर देते हैं भाई, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई होप यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD अपान में AB इज इक्वल टू
AE अपान में AC हो जाएगा। यहाँ पे AE अपान में AC, आई होप दिख रहा है, चलिए ठीक है, दिख रहा है AE अपान में AC। अगर हम ध्यान से एक चीज़ देखें, अगर हम क्या ध्यान से देखें भाई, यहाँ पे अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें, क्या प्रूव करना था, AD अपान में AB इज इक्वल टू AE अपान में AC, AE अपान में AC प्रूव हो गया हमारे पास। AD अपान में AB इज इक्वल टू AE अपान में AC, यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको एज ए रिजल्ट याद क्या करना है, आपको ये याद करना है कि DE, अगर यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर DE पैरेलल टू BC दिया है, मतलब कोई भी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल दिया है, तो एक चीज़ तो होता ही होता है कि इफ़, अगर क्या, इफ़ यहाँ पर देखो DE पैरेलल टू BC। अब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, नोट में करके इसे लिखिएगा। इफ़ DE पैरेलल टू BC है तो एक चीज़ क्या होता है, AD अपान में DB इज इक्वल टू क्या होता है, AE अपान में EC। होता है कि नहीं होता है, होता है। किससे, बाय BPD से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये चीज़ें हो जाती हैं। किससे होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये चीज़ें होती है। अच्छा, अगर DE पैरेलल टू BC है तो मैं ये भी चीज़ लिख पा रहा हूँ, और ये चीज़ क्या है यहाँ पे, ये चीज़ क्या है, और ये भी चीज़ हो सकता है क्या कि AD अपान में AB, AD अपान में AB इज इक्वल टू AE अपान में AC, AE अपान में AC, AD अपान में AB इज इक्वल टू AE अपान में AC भी हो जाएगा, अगर ये चीज़ें होंगी तो। और एक चीज़ें और होती हैं, और वो चीज़ को मैं यहीं पे बता देना चाहता हूं कि अगर आपको यहाँ से मैं AD, देखो ध्यान से, AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान में EC, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। और वो तरीका क्या है, मैं क्या कर दूं, अगर मैं दोनों में अगर +1 ऐड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DB अपान में DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपान में EC। और AD प्लस DB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस DB को क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है, DB है। AE प्लस EC को क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे AC लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है, AC है। मतलब कि भाई मैं इसी चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ, और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे तीसरा क्या लिख सकता हूँ, AB अपान में DB इज इक्वल टू AC अपान में EC। देखते हैं यहाँ पर, AB अपान में DB इज इक्वल टू AC अपान में EC लिख सकता हूँ। मतलब कि भाई अगर एक लाइन किसी लाइन का पैरेलल दिया है तो मैं तीन चीज़ों से लिख सकता हूँ। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान में EC। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ AD अपान में AB इज इक्वल टू AE अपान में AC। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ BD अपान में AB इज इक्वल टू EC अपान में AC। में तीन डिफरेंट तरीकों से मैं लिख सकता हूँ। और मैं इस चीज़ को बार बार आपके सामने क्यों चिल्ला रहा हूँ, बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन उतार कर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो इस चीज को भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे कंसेप्ट बना के लिख लो कि भाई एक ये चीजें हो रही हैं तो इसे 3 तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं। 3 तरीकों से क्या कर सकता हूं भाई, लिख सकता हूं। एक क्वेश्चन था, इतने सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन से सीखने को मिले। तो भाई हमको, मैं बोल रहा हूं कि बार बार आप सीखने पे फोकस करिए, सीखने के ऊपर जाइए, सीखने पे फोकस करिए। आप पेपर के लिए पढ़ेंगे तो पेपर के लिए ही अटक के मर जाएंगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके लिए भाई हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जो रट्टू टूटा होते हैं NCERT क्वेश्चन को रट लेंगे, अच्छा इसका तो ऐसे होगा, इसका तो ऐसे होगा, इसका तो ऐसे होगा। जैसे ही पेपर में क्वेश्चन देखेंगे, अरे यार ये तो शायद ऐसे, अब वहीं पे भूल जाएंगे। लेकिन जो बंदा अगर कंसेप्ट को समझा है यार, उसको क्वेश्चन कहीं से भी ला कर दे दो, 2 बजे रात को उसको जगा कर पूछ दो, तुरंत बता देगा आपको ये क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? तो चलते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, दूसरे क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इसको मैं क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इरेज कर दे यहाँ से। ठीक, चलिए स्टूडेंट, तो भाई हम चलते हैं यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT का यहाँ पर बात करते हैं।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दूसरा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है, ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD एक ट्रेपीजियम है विथ AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC जो दिया है उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। गिवन में क्या दिया गया है, यहाँ पे गिवन में दिया है कि AB जो है वो पैरेलल किसके है, यहाँ पे DC के पैरेलल है। E एंड F आर द नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड पे क्या है भाई, E और C पॉइंट है साइड AD और BC पे, एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल टू AB, एंड यहाँ पे क्या दिया है कि EF पैरेलल टू AB, या फिर ऐसे लिख सकते हैं AB पैरेलल टू EF, बात क्या है आपस में बराबर है। तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है AE अपॉन में ED इक्वल टू BF अपॉन में FC हमको प्रूव करना है। एक बार क्वेश्चन को और रीड आउट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही कंसेप्ट छुपा हुआ है और उस कंसेप्ट को पकड़ के तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ABCD इज ए ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल टू DC। E and F are the point on a non-parallel side AD and BC respectively such that EF is parallel to AB so that AE upon में ED is equal to BF upon में FC हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर दिए हैं। सॉल्यूशंस में हम लोग को सबसे पहले क्या लिखे, गिवन को लिख लिया, गिवन AB पैरेलल टू DC, और इसके ऊपर लिख देते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, AB पैरेलल टू EF यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब एक बात यहाँ से ध्यान समझेंगे, यही AB जो लाइन है CD के भी पैरेलल है, AB लाइन CD के भी पैरेलल है, और यही AB लाइन EF के भी पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये CD और EF भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है ना। CD और EF, CD क्या है भाई, यहाँ पर CD और EF भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बोल सकते हैं क्या, ऐसे बोल सकते हैं जैसे मान लो कि हमारे पास एक AB लाइन है, AB पैरेलल टू ये A और B है, और हमारे पास क्या है, एक C और D है, AB पैरेलल टू CD है। अच्छा, यही AB किसके पैरेलल है भाई, यही AB किसके पैरेलल है, EF के भी पैरेलल है, तो ये EF के पैरेलल है, AB पैरेलल टू EF है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कि जो CD होगा वो पैरेलल किसके होगा, EF के होगा, CD पैरेलल टू EF के भी होगा ही होगा। आ रही है बात समझ में। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि अगर आपको दिया गया है AB पैरेलल टू CD एंड AB पैरेलल टू EF, दैट मीन्स वी कैन से दैट CD या फिर DC इज पैरेलल टू EF बोल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ कि ज्वाइन AC, ज्वाइन क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे ज्वाइन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या लिख देंगे, ज्वाइन AC, ज्वाइन क्या कर रहे हैं भाई, ज्वाइन अलाइन AC कट EF, चाहे बोल सकते हैं क्या, इंटरसेक्ट लाइन क्या भाई, EF एट पॉइंट, किस पॉइंट पे भाई, तो वो पॉइंट का नाम दे देते हैं यहाँ पर क्या, G, एट पॉइंट G। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। मैं ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दिया हूँ, कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे किया हूँ, इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे क्या कर देता हूँ भाई, शो कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ये चीज़ प्रूव करना है, AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BF अपॉन में FC। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेंगल ले रहा हूँ ADC या फिर ACD को लेता हूँ यहाँ पर क्या, इन ट्रेंगल कौन सा भाई, AD और C को लेता हूँ यहाँ पर, ADC को। तो अब देखो ADC में लेता हूँ, तो अब देखो एज हमें पता है क्या, EF पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD, एज EF पैरेलल टू CD है। देन अगर ये पूरा लाइन इस CD के पैरेलल है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा क्या इसका पैरेलल होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। EF पैरेलल टू CD है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, देन EF पैरेलल टू क्या, CD, छोटा सा टुकड़ा भी क्या होगा, इसका पैरेलल होगा। तो जब EF पैरेलल टू CD हो गया, तो याद करो यहाँ पे कोई भी लाइन किसी का पैरेलल होता है तो खटाक से क्या एप्लीकेबल होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल होता है। और बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि इफ अगर ये क्या दिया है, इफ EF पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू एक सेकंड क्या कर दिए, अगर EF पैरेलल टू CD है, तो क्या इसका छोटा सा टुकड़ा इसका पैरेलल होगा नहीं होगा, इसका छोटा सा टुकड़ा क्या है, EG है, ये क्या है भाई,
ई इंटू जी है, माफ करिएगा भाई गलती हो गया। अगर ई एफ पैरेलल टू सी डी दिया है तो क्या इस ई एफ का छोटा सा टुकड़ा ई जी क्या इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा यहाँ पे। तो अगर ई जी पैरेलल टू सी डी है तो भाई बीपीटी से बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या, बीपीटी से बोल सकता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बोल सकता हूँ क्या कि ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन में जी सी बोल सकता हूँ। और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या नाम देता हूँ? फर्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया भैया, समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं भाई। अब देखते हैं यहाँ पर क्या, मैं एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ। दूसरा ट्रायंगल क्या, मुझे ये वाला इंक्लूड करना है, तो उसके लिए मैं ए बी सी ट्रायंगल लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लेता हूँ तो मुझे पता है, दिया भी है क्या कि एज ए बी पैरेलल टू डी सी, एज ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है। तो क्या इसका छोटा सा टुकड़ा कौन सा भाई? जी एफ, जी एफ गर्लफ्रेंड वाला नहीं भाई, ये जी एफ क्या है? एक लाइन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एज ए बी पैरेलल टू डी सी, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जी एफ पैरेलल टू ए भी हो जाएगा। ए बी का पैरेलल क्या हो जाएगा? जी एफ भी हो जाएगा यहाँ पे। तो जब ए बी पैरेलल टू जी एफ हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू जी एफ हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सी एफ अपॉन में एफ बी, सी एफ अपॉन में एफ बी इज इक्वल टू सी जी अपॉन में सी जी अपॉन में जी ए हो जाएगा। किसके द्वारा भाई? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगा। या फिर आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्या लिख दिया गया है भाई? थ्योरम 6.1। तो आप ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। तो एक बात समझो यहाँ पर, फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? दूसरा मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर पहला मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। देखिए अगर मैं क्या करूं, इसको रेसिप्रोकल कर दूं, क्या रेसिप्रोकल कर दूंगा? तो हाँ, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा और मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल करने से कोई चीज़ तो अंतर आता नहीं है। तो ऑन रेसिप्रोकल करने से क्या होगा? रेसिप्रोकल इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ बी अपॉन में सी एफ इज इक्वल टू जी ए अपॉन में सी इंटू जी हो जाएगा। अब देखो इससे कंपेरिजन करो, ये देखो ए जी अपॉन में जी सी, जी ए को ए जी भी लिख सकते हो और सी जी को जी सी भी लिख सकते हो, कैसे भी करके लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जी ए को क्या लिख सकता हूँ? ए जी भी लिख सकता हूँ और सी जी को क्या लिख सकता हूँ? जी सी भी लिख सकता हूँ। तो देखो दोनों का आरएचएस आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या इनके एलएचएस आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। तो भाई अगर एलएचएस बराबर है, ध्यान से देखो भाई, इसको नाम दे दो यहाँ पर क्या, इसको नाम दे दो यहाँ पर थर्ड, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से मैं बोल सकता हूँ क्या, दोनों के जब एलएचएस आपस में बराबर हैं तो एलएचएस भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब क्या यहाँ पर एलएचएस क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू एफ बी, बी एफ लिखो चाहे एफ बी लिखो, बात क्या है? बराबर ही है यहाँ पे। तो इसको एफ बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? बी एफ अपॉन में एफ सी एफ की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? एफ सी लिख सकता हूँ। और ये हमने क्या कर दिया भाई? यहाँ पे प्रूव कर दिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन थे हमारे पास, दोनों के दोनों क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था भाई? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। चलिए लास्ट क्वेश्चन को निपटाते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेस्ड है। इस क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, इस कंसेप्ट को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे किसके ऊपर? एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं क्या चाहता हूं भाई कि आप लोग इस चीज को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। रफ में कर रहे हो, रफ में नोट डाउन कर लो। स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी मत कोशिश करना। सो बिफोर मी लेट मी राइट दिस ऑफ, प्लीज डू नॉट टेक ए स्क्रीनशॉट, राइट इट ऑन योर नोटबुक, ठीक है। तो चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ यहाँ पे बढ़ता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। कभी कभी बहुत बार भूल भी जाता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 3 कर देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, तो भाई आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर क्या है? 3 एनसीईआरटी का। इसके बाद हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी के 10 का 10 क्वेश्चन को हम लोग तुरंत निपटाने की कोशिश करेंगे। तब के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन कंसेप्ट के ऊपर जो हम लोगों ने पढ़े हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़े थे और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़े थे, उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये नाम क्या है? इस नाम देख लेते हैं भाई। नाम क्या दिया गया है आपको? नाम जो आपको इस बुक में दिया गया है एस एंड टी। यहाँ पर क्या है? पॉइंट एस और टी है। मुझे यहाँ से भी देख लेंगे तो समझ में आ जाता। इन फिगर 6.16 फिगर में क्या बोला जा रहा है? पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर एंड
एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो प्रूव करना है कि पी क्यू आर ट्रायंगल क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं किन्हीं भी दो साइड्स को अगर इक्वल दिखा देता हूं, अगर मैं पी क्यू बराबर पी आर दिखा दूं, चाहे पी क्यू एस बराबर कोई भी दो साइड्स को अगर मैं इक्वल दिखा देता हूं, तो वहां पे मैं बोल सकता हूं क्या कि ये ट्रायंगल आपस में कैसे हो गई है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि उनकी दो साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। तो गिवन क्या है भाई, गिवन में अगर ध्यान से देखें गिवन में क्या है, गिवन में ये है, गिवन में दिया है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये एंगल जो है, ये वाला एंगल किसके बराबर दे दिया है, इसके बराबर दे दिया है। और क्या दिया गया है यहाँ पर, पी एस अपान में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, ये दिया गया है। पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, ये आपको इस बार दे दिया गया है। कुछ याद आ रहा है आपको, इस बार क्या दिया है, इस बार ये दिया है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम बोल सकते हैं क्या कि ये एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। और उससे क्या होगा, और जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा तो ये दोनों आपस में लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगा। और जब दो आपस में लाइन पैरेलल हो जाती हैं, जब दो आपस में लाइन पैरेलल हो जाती हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जो है वही ये एंगल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अरे भैया, और ये एंगल बराबर ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूव कर देंगे। तो ये एंगल बराबर ये एंगल है और ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और कोई भी दो ट्रायंगल के अपोजिट एंगल जब बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पर समझ में नहीं आया अगर आपको, तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, टेंशन लेने का नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पर ये चीज़ें दी गई है, तो मैं बोल सकता हूँ बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम बोल सकते हैं क्या कि अगर पी एस अपन में एस क्यू बराबर पी टी अपन में टी आर है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि एस टी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। देख लो ध्यान से भाई, एस टी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस टी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो गया तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि भाई दो आपस में लाइन पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल एस बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। तो एज एस टी पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है। तो हम बोल सकते हैं क्या, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और ये देखो ये पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। रीजन क्या देंगे भाई, रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम क्या कर देंगे यहाँ पे, रीजन देंगे। क्या रीजन देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे रीजन दे देंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एंगल पी एस टी इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो एंगल पी एस टी एंगल पी आर क्यू के भी बराबर है, और यहाँ पर एंगल पी एस टी एंगल पी क्यू आर के भी बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं बोल सकता हूं क्या कि जब एलएचएस आपस में बराबर है तो इसके आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, मतलब एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। देखते हैं फिगर में, एंगल पी आर क्यू ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल किसके बराबर, एंगल पी क्यू आर इसके बराबर हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, जब दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, अपोजिट एंगल बोल दिए। अगर किसी भी एक ट्रायंगल में अगर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो इन एंगल के अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि मैं बोल सकता हूँ कि पी आर हेंस पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। रीजन क्या देंगे कि रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू एन अपोजिट एंगल, ऐसा करके लिखा गया है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख लूँगा। यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड
अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मैं बोल सकता हूं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और यहां पर हो जाता है क्या, समाप्त, ठीक है भाई। तो यहां पर समाप्त करते हैं इस प्यारे से एक्सरसाइज के लिए, मतलब एक्सरसाइज 6.2 का कंसेप्ट हम लोग देखा, कंसेप्ट बोलिए या फिर आप बोलिए इंट्रोडक्शन देखा। तो भाई देखो, इंट्रोडक्शन जब इतना खतरनाक है और आपको हर एक चीज़ अगर समझ में आ गया है, अब नहीं आया है तो बार बार क्या करो, वीडियो को रिवाइज करो, पीछे जाके देखो, आगे करके देखो, तुरंत समझ में आएगा। क्यों नहीं यार, एक बार समझ में नहीं आएगा, वीडियो को क्या करिए, आपको थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, वहाँ पे समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर करते हैं वीडियो को समाप्त। अभी तक आपने साथ बनाया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार करता हूँ, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।